नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। यूपीएलटी, यूपीजीआईसी, यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम मुख्य परीक्षा की बात लगातार आपसे कर रहे हैं कि कैसे मुख्य परीक्षा में लिखित तरीके से उत्तर दिया जाए और अधिकतम अंक हासिल किया जाए। उसको लेकर हमने एक सीरीज भी चलाई है, हिंदी 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज। तो आप उससे जरूर जुड़ रहे होंगे। हमारे दिमाग में आया कि इस सीरीज के माध्यम से हमने अब तक 10 प्रश्नों पर चर्चा की है और कहे अनुसार बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने हस्तलिखित नोट्स को हमें दिखाया, टेलीग्राम चैनल में भेजा, व्हाट्सएप नंबर पर भेजा। तो हमने उनको देखा, तो देखने के बाद ये लगा कि अपने विद्यार्थियों को ये बात बतानी चाहिए कि उत्तर लिखते समय कौन कौन सी सावधानी रखें और उस सावधानी के माध्यम से सफलता तक पहुंचे। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप पहली बार किसी लिखित परीक्षा में बैठने नहीं जा रहे हैं। इसके पहले आपने 10वीं का एग्जाम दिया, 12वीं का एग्जाम दिया, बीए एमए किया, लेकिन उन उत्तर पुस्तिकाओं को लिखते समय और मुख्य परीक्षा खासतौर से नौकरी वाली उत्तर पुस्तिकाओं को लिखते समय क्या अंतर है, इसको बहुत जानना जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर हम एकेडमिक वाली उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करते हैं। हर 3-4 महीने पर बीए और एमए की कॉपियों को चेक करने का मौका मिलता है। तो उत्तर पुस्तिकाओं को देखने से लगता है कि विद्यार्थियों ने परीक्षा में उपस्थित होकर प्रश्न पत्र को देखकर खूब पेज भरते हुए लिख दिया है। और हमारी भी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पास किया जाए। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको कि कोई रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मुख्य परीक्षा यानी नौकरी में लिखित परीक्षाओं में अक्सर छांटने की कोशिश की जाती है। क्योंकि ये प्रतियोगिता भरी परीक्षा है, इसमें एक से एक विद्यार्थी शामिल होते हैं और कॉपी को देखने के बाद उसमें जो सर्वश्रेष्ठ कॉपीज होती हैं उन्हीं को अच्छा नंबर मिलता है। अगर हम नंबरों का मूल्यांकन करें तो आप देखेंगे कि एकेडमिक वाली जो परीक्षाएं आप देते हैं, बीए एमए में आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी 80 से 90% नंबर लाकर टॉप करते हैं या फिर अच्छे विद्यार्थियों में गिने जाते हैं, वही नौकरी वाली परीक्षाओं में 50 से 55% या 51-52% लाकर भी टॉप कर जाते हैं। आप यूपीएससी या यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा या फिर जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको देखेंगे तो आप नहीं देखेंगे कि कोई विद्यार्थी 80-90% लाया हो लिखित परीक्षा में। क्या कारण है कि हम जब एकेडमिक में जाते हैं तो वही हमारा परसेंटेज बहुत हाई रहता है, लेकिन जब हम किसी लिखित परीक्षा के माध्यम से नौकरी में जाते हैं तो हमारा प्रतिशत 50 से 51% लाकर टॉपर विद्यार्थियों का है। बाकी का तो मैं बता ही नहीं रहा हूं। तो आप अंतर को समझ पा रहे होंगे कि नौकरी वाली मुख्य लिखित परीक्षा में और जो एकेडमिक हम लिखित परीक्षाएं देते हैं जिसके माध्यम से डिग्री कोर्स सर्टिफिकेट हम हासिल करते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। तो इस अंतर को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में आपको रखना है कि हम आम जगह पर लिखित परीक्षा में नहीं जा रहे हैं, बल्कि इसी लिखित परीक्षा के माध्यम से हमें एक नौकरी मिलेगी। तो उत्तर लिखते समय हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। क्योंकि हमें बताना बहुत जरूरी था कि आप समझें। तमाम विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं वैसे लिख रहा हूं, मैं इस पेन का प्रयोग कर रहा हूं, मैं उस पेन का प्रयोग कर रहा हूं। एक विद्यार्थी ने तो लिखा कि क्या इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है अपने उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए। हिंदी में इंग्लिश के शब्दों का कोई वहां पर जरूरत नहीं उनकी। आप हिंदी को ही अगर बेहतर तरीके से लिख देते हैं तो भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। प्रभावित करना है तो आप कुछ और विकल्प चुन सकते हैं, उन्हीं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर लिखते समय या फिर इसकी तैयारी करते समय अनुशासन और धैर्य रखना है। ये जो लिखित परीक्षा है, अनुशासन और धैर्य की परीक्षा है, अभिव्यक्ति के मूल्यांकन की परीक्षा है, ज्ञान और संतुलन की परीक्षा है। इसके बाद भाषा की कसौटी की परीक्षा है, लिखावट की परीक्षा है। और इससे ये पता चलेगा कि आप अपने लाइफ में कितना अभ्यासरत है। ऐसा नहीं है कि आप केवल इसी परीक्षा के लिए ही अभ्यास कर रहे थे या फिर आगे भी
जब आप जाएंगे पढ़ाने के लिए तो वहां पर भी अभ्यास करेंगे। तो तमाम चीजों का मूल्यांकन करने वाली ये परीक्षा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि तैयारी करते समय अनुशासन और धैर्य को रखना है। तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर एक ही दिन में 3 से 4 क्वेश्चन आप लिखवा देते तो बहुत अच्छा रहता। ऐसा नहीं करना है। आपको प्रतिदिन एक प्रश्न हल करना है और उसको समझना है कि एक बार आपने हल कर दिया तो मान लीजिए वो प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आप बेहतरीन तरीके से उसको लिखें, बेहतर से बेहतर। हम अभ्यास तो केवल अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए करते हैं और अच्छा जो परफॉर्मेंस होता है वो तो एग्जाम हॉल में होता है। तो अनुशासन बना के प्रतिदिन कम से कम एक प्रश्न आप हल कीजिए। आप मात्राओं पर मत जाइए, आप गुणवत्ता पर जाइए कि आज हमने एक प्रश्न हल किया और बेहतर तरीके से उसको हल किया। तो धैर्य रखते हुए इसको आपको करना है समय रहते। जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं और जो सीरीज हमने चलाई है वो उस समय चलाई है जब अभी फॉर्म भरा जा रहा है। अभी आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं यूपी एलटी, यूपी जीआईसी के, आगे यूपी जीडीसी और तमाम शिक्षक भर्तियां उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं जो कि अब लिखित परीक्षाओं पर आधारित होंगी। ठीक है, तो समय रहते हमने अनुशासन को बनाया, धैर्य को बनाते हुए अब हम डबल डिजिट में पहुंच चुके हैं। 10 क्वेश्चंस का हमने आंसर लिखा दिया। अब आपने अगर कोई कॉपी बनाई होगी तो आपको अच्छा लग रहा होगा, कम से कम आप 10 पेज पलट कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ वर्क किया है। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक ऐसी परीक्षा है कि इसमें आपको खुद मशक्कत करनी पड़ेगी। आपको खुद अपने अंदर का जो टैलेंट है, अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको अनुशासन और धैर्य रखकर आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आप हर रविवार का इंतजार करें कि रविवार को हम 10 क्वेश्चन हल कर देंगे, उससे कोई बहुत ज्यादा आपको लाभ नहीं होने वाला है। तो टाइम टेबल बना के आप निरंतर उसका अभ्यास कीजिए। दूसरी बात यह है कि ये जो परीक्षा है ये अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करती है कि आप अपने उत्तर को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, आप शब्द सीमा का कितना ख्याल रखे हुए हैं, आप समय प्रबंधन का कितना ध्यान रखे हुए हैं, इसका एग्जाम यहाँ पर एक तरीके से लिया जाता है। ये सब आंतरिक मूल्यांकन के दृष्टिकोण से है कि आप अगर प्रश्न देखते हैं तो उसको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, ये अगर सारी चीजें जानते हैं, कितने शब्द सीमा में लिखना है। मान लीजिए जो होने वाले एग्जाम है 125, 200, 250, 150 और 50 शब्दों वाले एग्जाम ये हैं। तो आपको ऑन द स्पॉट प्रश्न के मुताबिक लिखना है। मान लीजिए आप किसी प्रश्न को तैयार करके गए लॉन्ग में, ठीक है, 250 में तैयार करके गए, लेकिन वही प्रश्न 50 शब्दों में आ गया। तो अब दुनिया की कोई ऐसी कोचिंग, कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो आपको पहले से ही बता दे कि इस प्रश्न को कैसे लिखना है। आप जो 250 शब्दों में उस प्रश्न को तैयार करके गए थे, अब आप 1 सेकेंड सोचेंगे और फिर उन मेन मेन पॉइंट्स को उठाकर लाएंगे जो कि 50 शब्दों में कवर हो जाए। मतलब आपको ऐसे तैयार करके जाना है कि कोई प्रश्न शॉर्ट में आ जाए और कोई प्रश्न लॉन्ग में आ जाए तो भी आप कर लें, वहां हड़बड़ाए नहीं। तो ये खुद आपको डिसीजन लेना है प्रश्न के मुताबिक। हम तो आपको बता देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखना है, इतने शब्दों में लिखना है, और जो शब्द सीमा है लगभग इसी के अंदर है। तमाम विद्यार्थी उसको कैलकुलेट करके कमेंट करते हैं कि सर इसकी शब्द सीमा ज्यादा हो रही है। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा कि 25 से 30 शब्द ज्यादा कम हो सकते हैं। कोई जो चेक करने वाला है वो भी तराजू लेकर नहीं बैठा है कि इतना लिखा है कि नहीं। वो तो चेक करेगा तो 4-5 साल लग जाएगा चेक करने में ही। आप कल्पना कीजिए वो क्या देखेगा, आपकी प्रस्तुति को देखेगा, आपकी जो भी लिखावट उसको अच्छे से देखेगा। ठीक है, तो आपकी अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करना है। खुद आप करेंगे तो सामने वाला करेगा। अगला जो पॉइंट है कि ज्ञान और संतुलन की परीक्षा है। प्रिय विद्यार्थियों, हम किसी भी प्रश्न को देखते हैं तो मन में आता है कि इसको तो दिन भर लिख सकते हैं, लेकिन आपके ज्ञान के साथ साथ आपके अंदर संतुलन कितना है, ठीक है, उसको प्रस्तुत करना है। मान लीजिए आपको कबीर पर लिखने के लिए प्रश्न पूछा गया कि इसका कबीर के संदर्भ में लिखिए, कबीर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आया। आप कबीर के बारे में खूब लंबी चौड़ी बातें लिख रहे हैं, लेकिन आपने कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम नहीं लिखा। तो इसका मतलब है कि आपने कबीर को ठीक से पढ़ा ही नहीं। आपने कहीं शुक्ल जी का जिक्र नहीं किया, आपने कहीं पुरुषोत्तम अग्रवाल का जिक्र नहीं किया, तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने कबीर को ठीक से पढ़ा है। तो आप अपने ज्ञान के साथ जो संतुलन है
क्या उसमें लिखना है, क्या नहीं लिखना है। आप कल्पना कीजिए कि कॉपी चेक करने वाला कबीर के प्रश्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो कोटेशन तो जरूर खोजेगा कि वे वाणी के डिक्टेटर थे। खोजेगा कि नहीं खोजेगा, आप लोग खुद अपने से पूछिए। तो ज्ञान और संतुलन दोनों को बनाकर चलना है इसमें, ठीक है। यानी कि जो जिस विषय पर जिसकी विशेषज्ञता रही है, जिस आलोचक ने काम किया है, उसको आपको लिखना है। मान लीजिए दूसरा उदाहरण मैं दूं, प्रेमचंद पे अगर आपको लिखना है तो आप रामविलास शर्मा का जिक्र जरूर करेंगे। उन्होंने प्रेमचंद पर कई किताब लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा नामवर सिंह का आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक, तमाम लोगों ने लिखा है, लेकिन कम से कम जो ज्यादा काम किया है उसका कोटेशन, उसका उद्धरण, उसका विचार जरूर होना चाहिए। और यही प्रयास हमारा भी उत्तर लेखन में रहता है। अभी तक आप लोगों ने 10 प्रश्नों को देखा होगा, तो एक आइडिया आपको मिल रही होगी कि किस तरीके से उत्तर लिखना है। पढ़ाने के लिए तो मैं दिन भर आपको उस विषय पर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए और आप लोगों की जो भी प्रतीक्षा करने का समय है, जो संतोष जितने में आप कर सकते हैं, उसका ख्याल करते हुए हमें रोकना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी विषय पर आप कम बता सकते हैं, लेकिन टू दी पॉइंट, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटेटिव माइंडसेट से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो हम वही प्रयास करते हैं। तो देखिए, आप अनुशासन और धैर्य रखिए, फिर अपने अभिव्यक्ति को मूल्यांकन करते हुए कैसे प्रस्तुत करना है, कितने में इसको लिखना है। अगर टर्न ले लेता है शब्द सीमा को लेकर, जिसको आप लॉन्ग में तैयार करके गए वो शॉर्ट में आ गया, या फिर एकदम से शॉर्ट में आ गया, तो फिर आप कैसे लिखेंगे और फिर समय को कैसे मैनेज करेंगे, ये सब तो आपके हाथ में है। ठीक वैसे ही है जैसे कोई खिलाड़ी नेट पे प्रैक्टिस करता है, कोच उसको खूब बताता है, लेकिन वही खिलाड़ी जब मैदान में अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो कोच बोलता है कि इसके अंदर ये प्रतिभा थी। और वही खिलाड़ी अगर पहले ही बॉल पर आउट होकर चला आता है तो फिर झल्लाहट के अलावा कोई चीज नहीं होती। अब आप मैदान में उतर चुके हैं, तो आपको अपना भी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। हम तो बाहर से आपको चीजें बताते रहेंगे, एकदम मैं सच्ची बात बता रहा हूं, क्योंकि प्योर एकेडमिशियन होने की वजह से जो एकदम सही बात है उसी चीज को मैं यहाँ पर रख रहा हूं। आपको लॉलीपॉप इत्यादि देने का प्रयास हमारा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सही बात बताएंगे तभी आप सफलता तक पहुंचेंगे। ज्ञान और संतुलन की बात हो गई। अब आपको भाषा की कसौटी ध्यान रखना है। भाषा की कसौटी में जैसे कि आपको मात्रात्मक त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने खूब अच्छे से तैयारी की और जाकर लिख दिया कि सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत ही महान कवि, और सूरदास आप ऐसे लिख कर आए। आप कितना भी सूरदास के बारे में बोले कि वात्सल्य रस के सम्राट हैं, उन्होंने बंद आंखों से कोना कोना झांक आया है, सब कुछ लिख दिए, लेकिन नंबर नहीं मिले। अगर मैं कॉपी चेक करता हूं तो बिल्कुल इसको कट करके मैं सही कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मात्रात्मक त्रुटियां खासतौर से रचना के नामों में न हो, रचनाकार के नामों में न हो, ठीक है। और अन्य अन्य जो भी शब्द हैं जिनको लेकर अशुद्धियां ध्यान में रखी जाती हैं, उनको जरूर ख्याल कीजिए आप, ठीक है। नहीं तो आप खूब अच्छा लिखेंगे, खूब आपकी आकर्षक राइटिंग है, लेकिन अगर आपने सूरदास को ऐसे लिख दिया तो फिर आपका काम वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको ध्यान रखना, आपकी भाषा की कसौटी सही होनी चाहिए, ठीक। मात्रात्मक त्रुटि तो एकदम से अक्षम्य है। आमतौर पर इस समय प्रचलन चल गया है कि हिंदी हमारी बहुत कमजोर है। हिंदी तो हम बहुत नहीं जानते थे, लेकिन हिंदी में आ गए। तमाम जगहों पर मैं सुनता हूं इस चीज को। और हिंदी में जो भी त्रुटियां हैं उन पे थोड़ा कम ध्यान, हल्के में लिया जाता है। यही अगर अंग्रेजी में त्रुटियां हो जाएं तो फिर लोग गंभीरता से बोलते हैं कि इसको अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन हिंदी में एक बार मैं इन्विजिलेशन कर रहा था, एक विद्यार्थी लिखा दूध इत्यादि कुछ लिख रहा था, तो मेरा मन नहीं माना। मैं सोचा कि क्या करूं इसको, टोकूंगा तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि विचार कभी कभी आते हैं। फिर लेकिन मैंने धीरे से कहा कि आपने इस शब्द को ठीक नहीं लिखा है। तो फिर वो बोला, कुछ विद्यार्थी तो संस्कारी होते हैं, वो बातों को समझ जाते हैं। कुछ को लगता है कि ये कौन व्यक्ति आ गया जो अभी तक तो मुझे कोई करेक्ट नहीं किया। एक घटना आपको बताता हूँ। एक बार कोई दशहरा का समय था, उस समय कुछ लोग चंदा मांगने आए थे, लड़के ही थे। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है आपका, तो हमने कहा कि रजनीश नाम है। तो उसने हमारा नाम लिख दिया, हमारा नाम लिख दिया रंजनीश, ऐसे लिख दिया। तो हमने कहा कि क्या लिख दिए आप, तो कह रहा कि क्या लिखा हूं, ठीक। तो ऐसे ही उन्होंने लिखा, उन्होंने बल्कि और इसको गड़बड़ ही लिखा, इस टाइप से लिख दिया। तो क्या लिख दिया, हमने कहा उसको, तो बोला कि आ, लिखने से ही मतलब है ना, आपका नाम यही है ना। मुझे पता चल गया कि
इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी को बताया जा सकता है जो समझ सकता है, जिसके पास वक्त है, जिसके अंदर जिजीविषा है या फिर लालसा है, इच्छा है, वो सीखने की इच्छा रखता है, उसी को बताया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी भाषा की कसौटी को बिल्कुल सही रखना है। छोटे छोटे पैराग्राफ में उत्तर लिखना है, मात्रात्मक त्रुटियों को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि लिखावट में सुधार और अभ्यास दोनों जरूरी है। आप जितना बार लिखेंगे उतनी बार आप देखेंगे आपकी राइटिंग सुधरती जा रही। अच्छा, लिखते समय भी जो मनोभाव होता है उसी के हिसाब से आपकी राइटिंग होती है। अगर आप प्रसन्नचित्त होते हैं तो आपकी राइटिंग अच्छी होती है। आप अगर झुंझलाहट में रहते हैं तो आपकी राइटिंग भी उसी तरीके से होती है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। इस चीज को आप महसूस किए होंगे, पहले कभी न कभी महसूस किए होंगे, क्योंकि आप ही के बीच से मैं इधर आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आसमान से टपका हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लिखावट में सुधार वो किसके माध्यम से आएगी? अभ्यास के माध्यम से। ठीक है। तो इसको आपको वो करना है। सबसे पहले विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी बात आती है कि किस पेन का प्रयोग करें। देखिए, उत्तर लिखते समय जो अभी तक मानक है कि नीले कलर की पेन से हम पूरा उत्तर लिखते हैं और काली पेन से उसको हेडिंग इत्यादि देते हैं। ठीक है। हेडिंग देते हैं काली पेन से और पूरा उत्तर लिखते हैं नीले पेन से। अगर आप पेन नहीं बदलना चाहते, आपको बदलना ही पड़ेगा, कम से कम 2 पेन तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप काले का प्रयोग नहीं करें तो नीले में भी 2 तरीके के आते हैं। एक थोड़ी पतली चलती है, ठीक है, और एक थोड़ी मोटी भी चलती है, जिसे आपको पता चल जाएगा, मतलब जो एग्जामिनर है, ये हेडिंग दी गई है, ठीक है, और ये कंटेंट लिखा गया है। तो ये 2 पेन भी यूज कर सकते हैं। तमाम विद्यार्थियों ने अपने नोट्स को भेजा तो उसमें उन्होंने रेड, ग्रीन इत्यादि पेनों का प्रयोग किया था। बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये, और पेन जो जिससे आपने अभ्यास किया हो, जो आधा दूर तक खत्म हो गई हो, उसी को लेकर एग्जाम में जाइए। ऐसी 3-4 पेन आप बना लीजिए कि जो आधा आधा खत्म हो चुकी है। ये नहीं कि जिस दिन एग्जाम है उसी दिन आप पेन खरीदे और वहीं जाकर आप अभ्यास करें, उसको ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं कि ये क्यों नहीं चल रही है, और चल भी रही है तो लग रहा है कि रोते हुए चल रही है। ऐसी पेन आप अपने पास रखिए जिसके अक्षर प्रसन्नचित निकलें, वहां से निकल तो रहे हैं आपके हाथ से ही, लेकिन पेन का भी काफी रोल है। तो कहने का मतलब ये है कि वो पेन भी अभ्यासरत हो, उसको भी आप एकदम से अपने उंगलियों के माध्यम से वो कर लें। हमने तो यहाँ पर डिजिटल पेन से ऐसे ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन जो कागज पे चलने वाली पेन है उनकी कहानी अलग ही होती है। कुछ का तो छर्रा वर्रा भी निकल जाता है। तो आप, मतलब कहने का यही है कि आप पहले से अलर्ट रहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना आपकी तैयारी में पानी फेर सकती हैं अगर इधर उधर हुई तो कम से कम ये 4-5 चीजें आप ध्यान में रखिए। जो चीजें हमने आपको देखी आपके नोट्स के माध्यम से, मुझे लगा कि अपने विद्यार्थियों को बताना चाहिए इसको। ठीक है। और उत्तर लिखने के लिए मैं लगातार आप सभी से चर्चा कर रहा हूं। मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में कि आदिकाल के नामकरण की बात आई, तो नामकरण को तो जैसा कि हमने बताया था कि एक टेबल बना के पूरा एक ही पेज में खत्म कर दिया जा सकता है। क्योंकि ये लिखित परीक्षा है, इसमें विश्लेषण क्षमता, अभिव्यक्ति की प्रस्तुति, संप्रेषण क्षमता, सारी चीजों का मूल्यांकन हो रहा है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है जैसा कि हमने आपको बताया। हाँ, जो महत्वपूर्ण चीजें उनको बिल्कुल लिखना ही लिखना है। जैसे नामकरण को लेकर आप ग्रियर्सन की बात जरूर करेंगे अगर आदिकाल के नामकरण की बात कर रहे हैं। फिर मिश्र बंधुओं की बात जरूर करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का अगर नहीं भी करते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन ग्रियर्सन का कर लिए, मिश्र बंधुओं का कर लिए। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल का तो एकदम से 100% आपको करना है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो करना ही करना है। तो कम से कम 4 से 5 आलोचकों का आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप में लिखना है। फिर आप क्या कर देंगे, एक बना देंगे यहाँ पर चार्ट टाइप का, जिसे ये पता चलेगा कि आप इस प्रश्न का विश्लेषण भी कर लिए और जो भी तथ्य छूट रहे थे उनको भी आपने शामिल कर लिया। तो इसी तरीके से आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तमाम विद्यार्थी, कुछ जो नए विद्यार्थी हैं जो बिना सिलेबस देखे हुए ही मतलब तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने बड़ी समस्या है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आप कुछ करें न करें, लेकिन प्रिंटेड सिलेबस अपने पास जरूर रखें। आप सिलेबस से रोज बातचीत कीजिए कि हमने आज इतना कवर कर लिया है, हमें इतना कवर करना है। ठीक है। अब ये नहीं कि आके आराम से कमेंट कर दिए कि ये वाली वीडियो मेरे लिए है कि नहीं। अब मैं आपको क्या जवाब दूं? ये नहीं कहना चाहिए कि जो भी कंटेंट हम यहाँ पर दे रहे हैं वो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये केवल कहने के लिए है कि थंबनेल पे हम लिख देते हैं कि फला फला एग्जाम के लिए,
चूंकि उससे लोग थोड़ा सा जुड़ते हैं। नहीं तो सही मायने में मैं दिल से बोलूं तो आप इससे बीए की तैयारी कर सकते हैं, एमए की तैयारी कर सकते हैं। इससे आप यूपीएलटी, शिक्षक भर्ती, जितनी भी लिखित परीक्षाएं, यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की भी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने से भी थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, क्योंकि अंतिम में संकट के क्षण में आप अकेले रहेंगे। आप एग्जाम हॉल में रहेंगे, क्वेश्चन पेपर रहेगा, आप उसको लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। जब आपका पढ़ा हुआ आएगा तो बार बार अनुराग हिंदी एकेडमी की याद आएगी कि वो व्यक्ति सही था, वो पहले से अलर्ट कर दिया था। ठीक है, कुछ विद्यार्थी लिखते हैं ना कि सर पहले से अगर आप मिल गए होते तो आज मैं कहां से कहां रहा होता। जो चीज मिल जा रही है उसके महत्व को समझिए। ठीक है, तो बातें बहुत सारी हैं, बताने का बहुत मन है, लेकिन जो मेन चीज हमने आप सभी को बतलाई कि उत्तर लिखते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखें और उन सावधानियों के सहारे ही आप सफलता तक पहुंचेंगे। और कोशिश ये कीजिए, शुरू में हमने बताया ना कि 50% आपका, जैसे आपका एग्जाम 400 नंबर का है, तो मानकर चलिए कि जो विद्यार्थी 200 नंबर 210 नंबर पा जाएगा उसका चयन होना तय है। 50% पे ही आपका चयन होगा। अब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव होता तो इसमें थोड़ी सी मेरिट हाई चली जाती। ठीक है ना, तो देखिए ये आपके लिए लाभदायी भी है और अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो नुकसानदायी भी है। दोनों चीजें हैं, इसको आप फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस मार्गदर्शन को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।